आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बीपीएससी टीआरई प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज में। इस सीरीज के अंदर हम लोग आज बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो बिहार में शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ था, बीपीएससी टीआरई 3 में 6 to 8 वाला पेपर, जो 19 जुलाई 2024 को ये पेपर हुआ था। तो इस एग्ज़ाम में जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्ज़ाम में, तो उसको आज हम लोग जो है यहाँ पे कवर करेंगे। टोटल पॉलिटी के क्वेश्चन जो है 6 to 8 में 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो इन सबको बारे में हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि एनसीईआरटी से पूछ रहा है तो कितना पूछ रहा है, या आपको एससीईआरटी से पूछ रहा है, या आपको अदर बुक से अगर मान लीजिए पूछ भी रहा है तो कौन सा बुक पढ़े, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में जैसे टीआरई 4-5 जो भी आगे होगा उसमें आपको परेशानी नहीं भुगतना पड़े। तो चलिए हम उसको यहाँ पे शुरू करते हैं और शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इससे पहले भी ऑलरेडी हम लोग 6 to 8 के ज्योग्राफी को देख लिए हैं और साथ में यहाँ पे 1 to 5 में जो भी पॉलिटी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी देख लिए हैं और साथ में 9th-10th का ज्योग्राफी का भी देख लिए हैं। और आज की जो बारी है हम लोग 6 to 8 के पॉलिटी को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है पूछा गया था। यहाँ पे पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से स्वतंत्र भारत में कौन से राज्य जो है भाषाई के आधार पर निर्मित किए गए थे। यानी भारत में जो है भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन होता है, तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे जो राज्यों का गठन हुआ था वह आंध्र प्रदेश का हुआ था। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन स्वतंत्रता के बाद जो है भाषा के आधार पे गठन किए गए थे। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश तो था ही। जो आंध्र प्रदेश जो था वो आपको 1 अक्टूबर 1953 को जो है ये आपका भाषा के आधार पर पहली बार ये गठन किया गया था। उसके बाद यहाँ पे हरियाणा दिख रहा है, हरियाणा, साथ में आपको पंजाब और साथ में आपको ये चंडीगढ़। तो ये जो जो तीनों राज्य है वो आपको 1966 में भाषा के आधार पर ये भी गठित हुआ था। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात को देख रहे हैं तो ये भी आपको 1960 में जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था। तो बी और सी ये दोनों सही हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप कर्नाटक को देख रहे हैं तो कर्नाटक जो है ये भी आपको अलग हुआ था 1973 में जो है यह मैसूर से कर्नाटक बन गया था। और तमिलनाडु भी जो है ये भी आपको अलग राज्य बना था। तो ये आपको सभी के सभी जो है भाषा के आधार पर स्वतंत्रता के बाद ये अलग हुए थे। और तो यहाँ पे सभी इसका इसमें सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ पे भाषा के आधार पे ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इससे आपको 1 to 5 में भी क्वेश्चन एक पूछा था, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आप वहाँ पे देखे होंगे तो मालूम होगा। वहाँ पे पूछा था कि आपको भाषा के आधार पर जो आयोग गठन हुआ था तो वहाँ पे उसमें कौन कौन सदस्य थे। तो पिछला हम लोग जो पेपर है वो पिछला जो 1 to 5 वाला कराए थे उसमें आप देख चुके थे। तो ये जो है एनसीईआरटी से ही पूछा था सवाल, जैसे देख सकते हैं 11th एनसीईआरटी जब पेज पढ़िएगा 167 पेज नंबर, और 12th के एनसीईआरटी में दिया है पेज नंबर 23। ये दोनों में जो है यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन हुआ था वह अब उसको बोला जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग, या उसी को बोला जाता है फजल अली आयोग। तो ये जो फजल अली आयोग हुआ था इसी के आधार पर जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था। ये जो आयोग गठन हुआ था ये गठन हुआ था 1953 में। इसने जो है अपना रिपोर्ट जो सौंपा था ये सौंपा था 1955 में। उसके बाद इसने जो है यहाँ पे जो लागू ये हो चुका था तो ये 1956 में हुआ था। और इसी के आधार पे जो है राज्यों का गठन भाषा के आधार पर भारत में होता है। तो इसी का जो है देख लीजिए यहाँ पे आपके बुक में भी दिया गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों की जो मांग उठी तो 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। इसी को जो बोला जाता है, इसके अध्यक्ष है फजल अली, तो इसी के नाम पे फजल अली आयोग भी इसको बोलते हैं। तो उसके ये आपके बुक में दिया गया था। उसके अलावा देखिए आपके बुक में जो है किस राज्य का गठन कब हुआ था ये भी जैसे दिया गया। जैसे देखिए 1956 में कुछ राज्यों का भी यहाँ पे पुनर्गठन हुआ भाषा के आधार पर, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1960 में जो है गुजरात और यहाँ पे महाराष्ट्र, क्योंकि उससे पहले जो बम्बई राज्य हुआ करता था तो बम्बई को जो है यहाँ पे दो भागों में भाषा के आधार पे गुजरातियों के लिए जो है यहाँ पे गुजरात, और यहाँ पे जो मराठा बोलते थे उसके लिए जो है महाराष्ट्र का गठन हुआ था। कब? तो आपको 1960 में। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन में था ऊपर कि हाँ गुजरात और महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए 1966 में जो है पंजाब हरियाणा ये भी अलग होता, तो हरियाणा भी आपके ऑप्शन में था और ये पूरा आपके बुक में दिया गया है। उसके अलावा अन्य भी राज्य यहाँ पे आप देख सकते हैं, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये सब जो है आपको बहुत सारा पूरा राज्य जो है आपको 1956 के बाद भाषा के आधार पर गठन हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश के बारे में भी दिया था जो आपके ऑप्शन में था। तो आंध्र प्रदेश भी भाषा के आधार पर सबसे पहले गठन किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। और उसके साथ यहाँ पे याद रखिएगा कि आपको
ये जो आपको फसल अली आयोग जो था, इसका जो रिपोर्ट के आधार पर 1956 में जो है जब ये पारित हुआ अधिनियम, तो उसके आधार पे जो है भारत में उस समय कितने राज्य और कितने केंद्रशासित प्रदेश थे। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपको टीआरई 2 में जो है पूछ चुका है। 14 कितने राज्य थे, तो 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश थे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको किस संविधान संशोधन के तहत यहाँ पे लागू किया गया था, तो वह 7वां संविधान संशोधन। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख सकते हैं। 7वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसको लागू किया गया था। तो 7वां संविधान कब हुआ था, तो 1956 में ही हुआ था। तो उसी के तहत इसको लागू किया गया था, यानी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। इतना चीज़ यहाँ से आप याद रखिएगा, काफ़ी है। अब देखिए यहाँ पे एक बुक में, यहाँ पे 12th का ये बुक है, उसमें भी ये चीज़ बहुत सारा दिया हुआ है। जैसे देखिए 1956 में, देखिए 1966 में देखिए पंजाब हरियाणा जो आपके ऑप्शन में था, 1960 में महाराष्ट्र गुजरात, देखिए उसके बाद 1972 में मेघालय है, 1987 के देखिए नागालैंड, ये सब दिया हुआ है आपको। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। अब हम देखेंगे, अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर जो क्वेश्चन हमें पूछा था आपको प्रस्तावना से, कि भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली जो है बताया गया है। तो ये आपको प्रस्तावना के बारे में जरूर एनसीईआरटी में जो है पढ़ना है, लेकिन बहुत कम दिया गया है। और उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है कि राजनीतिक मंडली किसे कहते हैं, राजनीतिक कुंडली, तो इसको जो बोला था के एम मुंशी के द्वारा बोला गया था। तो ऑप्शन नंबर तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। जो केटी शाह जो है, ये आपको डीपीएसपी को, यानी आपको राज्य के नीति निदेशक यानी डीपीएसपी के जो है, इन्होंने जो है पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो ये आपको मान लीजिए पूछ ले, तो ये चीज़ आपको याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ हो गया प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना से बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। प्रस्तावना जो है आपको अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। प्रस्तावना की जो भाषा है वो लिया गया है आपको ऑस्ट्रेलिया से। और एक और क्वेश्चन आपके 9th-10th में पूछा था कि प्रस्तावना में जो आपको स्वतंत्रता मिला है वह कितने प्रकार की होती है, आप पढ़े होंगे, क्वेश्चन ने पूछा है। तो वो आपको 5 प्रकार का होता है। न्याय कितने प्रकार का होता है, तो न्याय जो है 3 प्रकार का होता है, आर्थिक, सामाजिक और आपको राजनीतिक न्याय। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत पूछता है, आपको आगे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये आप देखिए, अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, राजनीतिक कुंडली। ये वो किसी भी बुक में मिल सकता है। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी में जब नहीं दिया है तो आपके पास मान लीजिए लुसेंट है, या आपको मान लीजिए आपके पास महेश बर्नवाल है, या आपको क्राउन है। बहुत सारा बुक आता है जो जनरल बुक है, जिसमें सब सब्जेक्ट मिला कर आता है। तो उसमें भी खोजिएगा तो ये मिल जाएगा, वो किसी भी बुक में। या जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो दिया गया था कि के एम मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, और यही यहाँ पे पूछ लिया था। तो ये भी आपको याद यहाँ पे रखना है। उसके अलावा जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी यहाँ पे कहा जाता है, मान लीजिए आगे पूछ ले, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे भी एक और चीज़ याद रख सकते हैं प्रस्तावना से। प्रस्तावना में जो देखते हैं आपको प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं, तो प्रस्तावना जो पहले जो था बेरुरवादी मामला जब हुआ था 1960 में, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे प्रस्तावना को जो है संविधान का अंग नहीं माना था। लेकिन फिर केशवानंद भारती जब हुआ था 1973 में, तो उसमें जो है यहाँ पे प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया था। ये आपको पॉइंट जो है थोड़ा थोड़ा यहाँ से याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यानी यहाँ पे जो मूल कर्तव्य है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो वह आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ये तो हो गया आपको 6 to 8 थ्योरी का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश के संविधान जोड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन जो है आपको टीआरई 1 में आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे रिपीट भी बहुत क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ही यहाँ पे जो भारत के संविधान में जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। यानी जब मूल संविधान बना था तो उसमें ये नहीं था, इसको बाद में यहाँ पे जोड़ा गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ही जोड़ा गया था। तो ये जो जब जोड़ा गया था तो इन्होंने सुझाव दिया था कि 8 जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाए, लेकिन यहाँ पे 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और फिर बाद में एक और संविधान में संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002, उसके तहत एक और संविधान संशोधन जोड़ा गया। और वर्तमान में जो है 11 जो है मौलिक कर्तव्य है। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, तो आपको जो इसमें 6 जो आपको जो बच्चा है 14 वर्ष के बच्चा तक, उसको जो है यहाँ पे शिक्षा जो है देने का इसमें जोड़ा गया था। तो ये आपको किड्स एजुकेशन बोला था, इसको 11वां यहीं पे जोड़ा गया था। तो अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, और ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रखिएगा।
सुझाव किसने दिया था? स्वर्ण सिंह समिति ने। अब देखिए जैसे यहाँ पे इस जो क्वेश्चन आपको पूछा था कि किस संविधान संशोधन के तहत, तो यहाँ पे देखिए 11th का जब एनसीईआरटी पढ़िएगा पेज नंबर, यहाँ पे 11th का पेज नंबर 44, तो उसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के बारे में लिखा गया था। वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संविधान संशोधन किया गया और इसी के तहत जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची समावेश किया गया और जिसमें कुल 10 कर्तव्यों को यहाँ पे किया गया, लेकिन इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान जो है मौन है, क्योंकि यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य होता है वो आपको राज्य के ऊपर निर्भर करता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा और यहाँ पे नागरिक के रूप में हमें संविधान का पालन करना चाहिए। ये सब चीज़ जो है आपके इसी में चर्चा किया गया, मौलिक कर्तव्य जो 11 है। तो यहाँ पे आप देख लिए 42 संविधान और एक आपको एनसीईआरटी से पूछा था ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक है? तो 10वां का जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें एक टॉपिक है आपको सामाजिक विभाजन की राजनीति, तो उसी से यह क्वेश्चन पूछा है और कौन कौन से जो सामाजिक विभाजन की राजनीति है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो पहला है राजनेताओं का किसी समुदाय की मांगों को उठाने के प्रति दृष्टिकोण। तो देखिए मान लीजिए किसी भी देश में अगर चुनाव हो रहा है तो वहाँ पे जो भी राजनेता लोग हैं, अगर किसी एक समुदाय को, जैसे मान लीजिए कोई हिंदू को ही उठा लिया और उसी का मुद्दा बना लिया या कोई मुस्लिम को ही उठा लिया, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो समाज में है वहाँ पे विभाजन की राजनीति पैदा होती है और आपको जो है यहाँ पे सामाजिक यहाँ पे विभाजन की राजनीति वाला यहाँ पे केस हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे श्रीलंका में जब पढ़िएगा, श्रीलंका 10वां क्लास का जब पहला चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि यहाँ श्रीलंका में सिंहली जनजाति का बहुसंख्यक है, तो वहाँ पे उस मुद्दे को ज़्यादा वहाँ पे सरकार उठाया था, तो वहाँ पे सामाजिक विभाजन की राजनीति का उदाहरण भी यहाँ पे दिया गया था। तो पहला इसमें आपका सही है। दूसरा है कि सरकार के विभिन्न समूहों की मांगों के प्रति प्रतिक्रिया। मान लीजिए सरकार जो है कोई भी अगर समूह है वहाँ पे और उस समूह के जो मांग है उसको केवल प्रतिक्रिया दे रहा है, बाकी वालों को नहीं दे रहा है, तो उसमें भी जो है आपको विभाजन की राजनीति पैदा हो जाएगी। तो ये भी हो गया, तो 2 हो गया, यहीं पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर डी। उसके अलावा भारत में लोगों की अपनी पहचान हेतु दृष्टिकोण, तो ये भी आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके बुक से पूछा गया था, आपको दिया गया था कि विभाजन के लिए जो है 3 आयाम इसमें दिए गए थे। देखिए पहला जो है इसमें जो है दिया गया था कि पहली चीज़ कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह का भावना, आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया था, आप देख सकते हैं। ये देखिए आपका भारत में लोगों के प्रति अपनी पहचान के दृष्टिकोण, ये हो गया। उसके अलावा देखिए दूसरा दिया है यहाँ पे कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं, तो ये भी है आपका ऑप्शन में, ये हो गया। और तीसरा यहाँ पे देख लीजिए कि सरकार का जो है रुख, यानी सरकार की इन मांगों के क्या प्रतिक्रिया करती है। ये तीनों चीज़ जो है आपका हूबहू यही आपको ऑप्शन में पूछ लिया है और 3 होता ही है सामाजिक विभाजन की राजनीति का कारक, और तीनों यहाँ से बुक में पूछा गया था। तो ये आपको याद रखिएगा, 10वां का एनसीईआरटी से ये सवाल था। 5 नंबर देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रवाद निम्न में से किस तत्व को अपने में समाहित रखता है। तो यहाँ पे ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा है। जब पढ़िएगा 10th क्लास का आपको हिस्ट्री, तो वहाँ पे ये पढ़ना है राष्ट्रवाद के बारे में, और आपको राष्ट्रवाद के मतलब ही होता है देश के प्रति प्रेम। तो यहाँ पे देश के बारे में जो भी आपको पढ़ना है, आपको देश के प्रति प्रेम है, तो उसको देख लीजिए, आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आप थोड़ा भी दिमाग भी लगाइएगा ऐसे, तो आपका हो जाएगा। जैसे देखिए देश के लोगों में स्वयं के लिए शासन करने की इच्छा, बिल्कुल सही। आपको मालूम होगा जब राष्ट्रवाद जन्म हुआ था तो इसीलिए हुआ था कि यहाँ अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाना। जब अंग्रेज जो है भारत पे गुलाम बनाया था अंग्रेजों ने, तो वहाँ पे राष्ट्रवाद की जाना जगह थी कब, तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना के बाद, और यहाँ पे लोग जो है अपने शासन करने के लिए इच्छा जागी थी। तो ये हो गया। दूसरा कि राष्ट्रीय पहचान की भावना, बिल्कुल सही है। 3 नंबर की गर्व और एकता की भावना हो, तो ये सभी चीज़ें जो है राष्ट्रवाद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ये आप पढ़िएगा राष्ट्रवाद चैप्टर। आपको हालांकि 11th का जब 12th का जब बुक पढ़िएगा तो उसमें भी राष्ट्रवाद पढ़ना है, लेकिन वो पॉलिटिकल दृष्टिकोण से है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रवाद के बारे में ये चीज़ आपको याद रखिएगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा था। हिस्ट्री से जो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे भी हम लोग बात करेंगे कौन पूछा हुआ है। जैसे देखिए अब देखिए ये 6ठा नंबर है कि निम्न में से किसने जो है भारत के संविधान को वकीलों का स्वर कहा है। तो यहाँ पे देखिए ये सब जो क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी में नहीं मिला है, ये कहाँ से पूछ रहा है आपको, आपको जनरल बुक आता है उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कहाँ से पूछ रहा है। और अब मान लीजिए आगे जब वीडियो बनेगा या हम लोग पॉलिटी का क्लास लेंगे एनसीईआरटी एससीईआरटी का, तो वहाँ पे इसको भी चर्चा किया जाएगा दूसरे बुक से खोज कर। तो यहाँ पे इसको जो बोला था आइवर जेनिंग्स ने बोला था, तो यहाँ पे 6 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना, एनसीईआरटी में नहीं मिला है हमको। मान लीजिए अगर आपको मिलता भी है तो आप ज़रूर इसको कमेंट करके बता दीजिएगा। मान लीजिए अब इतना बुक है, खोजने में इतना इसका परेशानी होता है, मान जैसे
5 और 4 9 बुक आपको है पूरा, मतलब 6 7 8 9 और 11th 12th में दो दो, 11th में 2 और आपके 12th में बुक, यानी टोटल 9th बुक लेकर बैठना और एक एक क्वेश्चन को पढ़कर उसको यहाँ पे खोजना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि यहाँ कहीं मिस्टेक हो गया हो, मतलब आँख से गुजर गया हो लेकिन पता नहीं चला हो, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे अगर मिले आपको तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ ये चीज़ आपको इस पेज पे है, इस चैप्टर में, तो आपको काफ़ी है उतना। जैसे देखिए 7 नंबर है कि राज्यों में निर्वाचन की आवश्यकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी आपको राज्य में जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और उसके पीछे यहाँ पे कौन सा कारक सही है, जैसे यहाँ चुनना है। तो पहला देखिए यहाँ पे दिया गया है कि निर्वाचन जो है शासक दल के विरुद्ध मतदान करने का असंतुष्ट लोगों को अवसर प्रदान करता है, तो बिल्कुल करता है। जब चुनाव होता है देखिएगा तो जो भी शासक दल उसमें खड़ा होता है, जो भी पार्टी खड़ा होता है, तो उसमें जो मतदान हम लोग करते हैं, मान लीजिए किसी पार्टी से हम लोग असंतुष्ट है तो उसको नहीं करते हैं, दूसरे को करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अवसर प्रदान देता है कि हाँ आप जहाँ मन करे वहाँ कर सकते हैं, तो ये सही हो गया। दूसरा कि निर्वाचन जो है राज्य में बहुत से आर्थिक सुधारों का नेतृत्व करता है, तो बिल्कुल करता है। चुनाव आयोग यहाँ जो निर्वाचन होता है, देखिए कोई भी आपको मुद्दा उठता है या कोई भी आपको सरकारी काम होता है तो उसमें जब आर्थिक मुद्दा वाला होता है, पैसों को लेन देन वाला, तो ये भी नेतृत्व करता है। निर्वाचन जो है शासन की नीतियों में परिवर्तन का नेतृत्व प्रदान करता है, तो बिल्कुल करता है। शासन की जो भी नीति बनाई गई है, यहाँ पे तो हम चुनाव करते हैं तो उसी के माध्यम से चेंज होता है। जो भी हमारे मतलब मान लीजिए एमएलए या विधायक चुन के जाते हैं संसद में, लोकसभा में, वहीं लोग यहाँ पे चुनाव को मतलब जो भी आपको नीति कानून बनता है वहीं करवाते हैं चेंज, तो वो भी हम लोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी सभी सही है इसमें, तो 7 का यहाँ पे डी हो गया। बाकी अब पढ़िएगा निर्वाचन वाला चैप्टर एनसीईआरटी का 9th में, तो वहाँ पे निर्वाचन के बारे में बहुत पेड़ पढ़ना है। ये सब चीज़ें सोचिए कि हाँ एक लाइन में मिल जाए, एक मतलब एक ही जगह तो नहीं मिलेगा आपको, पूरा बुक यहाँ पर जब पढ़िएगा, पूरा चैप्टर पढ़िएगा तब आपको इधर उधर मिलेगा, तो ये आपको बाकी आप समझ भी सकते हैं। जैसे देखिए आपको एक जगह थोड़ा सा दिया था कि चुनाव में मतदाता कई तरह के चुनाव करते हैं, वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव करते हैं, बिल्कुल सही। जैसे ऑप्शन में दिया ही था, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले चुनाव करते हैं, ये सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों को दिशा निर्देशन करने वाले पार्टी का चुनाव करते हैं। तो ये सब जो है आपके निर्वाचन से संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद जो है भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से किसके द्वारा निर्णित किए जाते हैं, तो वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में हमको नहीं मिला गया है। आपको न्यायपालिका चैप्टर भी पढ़ना है इसमें 12th किताब में, उसके बाद आपको 9th क्लास में 11th में पढ़ना है न्यायपालिका, और साथ में आपको ये उसके बाद संसद के बारे में भी पढ़ना है, तो उसमें भी ये हमको नहीं मिला है खोजने पे। अगर आपको मिलता है तो बता दीजिएगा, हालांकि ये किसी भी जनरल बुक में भी मिल जाएगा। अगर लुसेंट भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये आसानी से जो है आपको ये मिल जाएगा, इसमें ज़्यादा ढूंढना नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो भी चुनाव में विवाद होते हैं तो इसका निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट करता है। आपको सब बहुत किसी को मालूम होगा, बाकी लुसेंट में पढ़ लीजिएगा राष्ट्रपति वाला चैप्टर, और या आपको संसद वाला चैप्टर, तो वहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। अगला देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा का प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था। तो जब संविधान बना था तो उसमें बहुत सारा समितियां बनाई गई थी, जैसे उसी में बना था एक प्रांतीय समिति। उसके बाद तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके अलावा आपको राजेंद्र प्रसाद भी किसी समिति के पटेल आपको समिति के अध्यक्ष थे, तो उसको भी हम लोग आगे देख लेंगे कि यहाँ किस समिति के थे। उसके बाद हम बात करें भीमराव अंबेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। यानी जो प्रारूप कमेटी उसी में एक प्रकार का, जैसे प्रांतीय कमेटी है उसी प्रकार प्रांतीय प्रारूप कमेटी था। तो प्रारूप कमेटी के जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर थे। तो ये जो भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब नियुक्त हुए थे, उनको यहाँ पे चुनना था। तो यहाँ पे प्रारूप कमेटी का जो गठन हुआ था वह 29 अगस्त 1949 को हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। और यहाँ पे आपके प्रांतीय संविधान समिति के आपको समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भी आपको ये याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जैसे यहाँ पे देखिए 9th क्लास का जब पढ़िएगा एनसीईआरटी पेज नंबर 95, तो वहाँ पे प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष जो है भीमराव अम्बेडकर के बारे में चर्चा है, लेकिन ज़्यादा आपको इसका डिटेल में जो है एनसीईआरटी में इसका चर्चा नहीं है समिति के बारे में। तो चलिए इसका हम समिति के बारे में जान लेते हैं। ये आपको समिति का जो है किसी भी बुक में मिल जाएगा, लुसेंट में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जैसे देखिए प्रारूप समिति की बात करें, जैसे देखिए यही प्रारूप समिति था, और प्रारूप समिति में अगर देखा जाए तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। और इसमें जो है याद रखिएगा कुल 7 सदस्य थे। पूछता है कि आपको इसमें टोटल कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। इसमें अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा आपको भीमराव अम्बेडकर। और यही जो है क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पे पूछा था एक बार, और ये पूछा था, रिपीट हुआ यह क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन व्यक्ति थे, ये भी एग्जाम में पूछता है।
कौन कौन थे, तो ये तो अध्यक्ष हो गए। उसके बाद देखिए एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर थे। उसके बाद देखिए सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, एन माधव राय थे और टी टी कृष्णमचारी है। यहाँ पर अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो इस सभी नामों में देखिएगा आपको एक जो है भगवान का नाम छुपा हुआ है। जैसे देखिए आपको अम्बेडकर में अम्बे यानी दुर्गा जी, गोपाला स्वामी में देखिए गोपाल यानी यहाँ मालूम हो गोपाल यानी कृष्ण जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे अल्लादी कृष्णा स्वामी में देखिए एक कृष्णा है। सैयद मोहम्मद सादुल्ला में है तो देखिए दुल्ला यानी आ रहा है अल्लाह, तो इसमें भी है। उसके बाद देखिए डॉक्टर के एम यानी आपको इसमें जो के होता है वह कन्हैया लाल मुंशी होता है, तो यहाँ पे कन्हैया लाल यानी इसमें भी एक भगवान है। माधव राय देखिए यहाँ पे माधव है, ये भी इसमें भी भगवान का नाम है। उसके बाद देखिए टीटी कृष्णाचार्य, इसमें भी कृष्ण आ गया। यानी सभी नामों में जो है एक भगवान का नाम छुपा हुआ है। अगर आप ऐसे नाम याद रख सकते हैं तो आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे गठन याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और यहाँ पे दो आप देख रहे हैं एन माधव राव और टीटी कृष्णाचार्य, ये दोनों को जो है बाद में इनके स्थान पे दूसरे जगह आ गए थे। जैसे देखिए बी एल मित्र के स्थान पे ये चयनित हुए थे क्योंकि इन्होंने स्वास्थ्य के कारण जो है त्याग पद दे दिया था। यानी पहले चुने गए थे बी एल मित्रा, उसके स्थान पे बाद में जो है एन माधव राव आ गए थे। और डीपी खेतान की जब मृत्यु हुई उसके स्थान पे टीटी कृष्णमाचार्य आए थे। तो ये आपको पॉइंट भी थोड़ा याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है संविधान प्रारूप जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा तैनात किया गया। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर अनेक बार चर्चा हुई। यहाँ पे 2000 से अधिक बार भी संशोधन हुआ था। तो ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये जो है मानवाधिकार आयोग है, अब तक इससे जो है 3-4 क्वेश्चन पूछ चुका है। आपको एक एग्जाम में पूछा था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है उसके बारे में आपको इसका एक बार करंट से लेकर इसका अध्यक्ष पूछ लिया था अरुण कुमार मिश्रा, वो आपको टीआरई 1 या टीआरई 2 में पूछा था। उसके अलावा इसका जो है यह कैसी इकाई है, आपको संवैधानिक है या क्या है, वो भी पूछा था एक बार। या इस पर पूछ लिया है कि इसका गठन कब हुआ था, तो इसका जो गठन है आपको 2003 में हुआ था। और यहाँ पे ये जो है आपके बुक में इसके बारे में पढ़ना था, जिससे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। सॉरी यहाँ पे 1993 में इसका गठन हुआ था, 2003 हम बोल दिए। यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में हुआ था। तो 10 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ष 1993 में जो है सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का यहाँ पे गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए बी हो जाएगा। आगे अब हम चलेंगे, यहाँ पे बाकी चीज़ बहुत सारा दिया गया था, अब उसको हम पढ़ेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। जब हम लोग 9th-10th का अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे आपको पॉलिटी, तो वहाँ पे सब चीज़ इसको डिटेल में वहाँ पे कराया जाएगा। अभी कराएंगे तो आपको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। पॉलिटी 11 जो है इसमें देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था, ये भी जो क्वेश्चन रिपीट हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो है टीआरई 2 का क्वेश्चन है 9th-10th का। आपको टीआरई 2 में पूछा था कि कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है, और यही यहाँ पे रिपीट हुआ है कि यहाँ पे एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य सिद्धांत का 2010 के दशक में निम्न में से किस देश के द्वारा अनुकरण नहीं किया गया है। तो आपको फिजी और एस्टोनिया में नहीं किया गया है, यानी दोनों में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो 11 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये आपको थोड़ा यहाँ पे याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन जो है इस बार रिपीट हुआ है, आपको हम बताते चलेंगे कि हाँ कौन कौन यहाँ पे रिपीट हुआ है। अब देखिए आगे यहाँ पे इसका क्वेश्चन जो है पूछा गया था कहाँ से, तो 9th क्लास का जब एनसीईआरटी पढ़िएगा पेज नंबर 7, तो एक व्यक्ति एक वोट और उसका एक मोल होता है, ये चीज़ें के बारे में पढ़ना था। तो यहाँ पे देखिए इसमें जब जाइएगा नीचे तो यहीं पे आपके बारे में पढ़ना था कि देखिए 2015 तक जो है सऊदी अरब में औरतों का वोट देने का अधिकार नहीं था। तो याद रखिएगा यहाँ पे सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार 2015 में मिला, और ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछ चुका हुआ है। अब देखिए यहाँ पे देखिए एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकों के नियम कुछ इस तरह से बनाया है कि रूसी अल्पसंख्यक समाज में लोगों को मतदान का अधिकार तो हासिल करने में मुश्किल होती है, यानी वो नहीं मिला है। फिजी की बात करें तो फिजी में देखिए एस्टोनिया और फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों को वोट से ज़्यादा है। ये आपको दोनों जो है एक वोट एक मूल वहाँ पे नहीं, सिद्धांत का पालन नहीं करता है कौन, तो आपको याद रखिएगा कौन सा, तो एस्टोनिया और फिजी। तो ऑप्शन नंबर वहाँ पे डी हो जाएगा। अब देखिए आगे जो है 12 नंबर क्वेश्चन जो अगला यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार भारत में है। तो सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, तो भारत में यह मौलिक अधिकार है। और यह जो क्वेश्चन पूछा है 10वां का एनसीईआरटी पढ़िएगा पेज नंबर 46। तो यहाँ पे आप ऐसे देखिएगा, ऐसे पढ़िएगा, तो वहाँ पे एक लिखा हुआ है आरटीआई के बारे में छोटा सा बॉक्स में कि सूचना का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार है, और ये जो है 2005 में आया था। यहाँ पे याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन है जो पूछ लेगा, एग्जाम में पूछ चुका हुआ है, टीआरई 1 या 2 में पूछा है कि सूचना का अधिकार जो है अधिनियम कब आया था, तो 2005 में आया था। इस बार पूछा है कि यहाँ सूचना का अधिकार जो है
वो आपको कौन सा अधिकार है, तो मूल अधिकार है। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा, आपको जब पढ़िएगा 10th क्लास में कि हाँ मौलिक अधिकार का विस्तार, तो वहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे देखिएगा मिल जाएगा कि समय समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिए जिनसे अधिकारों का दायरा बढ़ा, जैसे प्रेस प्रेस की स्वतंत्रता बढ़ गया। उसके बाद देखिए सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसी चीज़ें जो है मौलिक अधिकारों का ही विस्तार है। तो यहाँ पे सूचना का जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार है, तो मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। इस टॉपिक से जो है 2 क्वेश्चन अब तक पूछ चुका हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कि भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव में के संदर्भ में जो है निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये चीज़ आपको पढ़ना था। और ये यहाँ पे देखिए आपके बुक में जो है दिया गया है कि उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में, इसी में जो है आपका आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है। और ये पूछा गया था एनसीईआरटी का, जब पढ़िएगा पेज नंबर 46, तो वहाँ पे ये चीज़ पूछा गया। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जब पढ़िएगा ऑप्शन नंबर ए जब पढ़िएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि विधायिका के सदस्य हेतु शैक्षणिक योग्यताओं का निर्धारण जो है मतदाताओं के बहुमत को चुनाव लड़ने का अधिकार से वंचित करता है। तो ये बात सही है। जैसे देखिए अब बहुत कोई, जैसे जो भी नेता लोग खड़ा होता है तो उसमें बहुत कोई पढ़ा हुआ नहीं रहता है, उसमें बहुत कम ही रहता है। तो यहाँ पे आपके बुक में सबसे नीचे जब जाइएगा तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता है मतदाताओं को बहुमत का यहाँ पे देने से वंचित कर देता है। और यहाँ पे 90% से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जैसे देखिए ये पढ़ लीजिए, हमारे देश में शैक्षणिकता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से लोकतंत्र के मूल भावना के खिलाफ होगा, क्योंकि बहुत कोई जो है पढ़े लिखे नहीं है, तो उसके वजह से जो है आपको 90% से ज़्यादा लोग जो है ऐसे ही छट जाएंगे। इसलिए जो है इसको यहाँ पे लागू किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही है, ये चीज़ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। उसके बाद देखिए विधायिका के सदस्य हेतु उपयुक्त योग्यताओं लोगों की समस्याओं एवं हितों को समझना है, जैसे प्रत्येक 5 वर्ष के बाद मतदाताओं को द्वारा परीक्षित किया जाता है। तो ये भी आपको इसमें पॉइंट जो है यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देखिए शैक्षणिक योग्यताओं ये सभी प्रकार की सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी योग्यता, जैसे नेताओं लोग का जो भी योग्यता है उसमें शैक्षणिक योग्यता जो है उतना मायना नहीं रखता है। तो ये भी सही है, नहीं तीनों सही है। तो ये चीज़ पढ़िएगा यहाँ पे तो आपको ये सब मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया, यानी एक से अधिक। तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हुआ है, निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका जो है आंसर है ऑप्शन नंबर ए माना है आपको बीपीएससी, लोकतंत्र माना है। लेकिन यहाँ पे उत्पीड़क का मतलब होता है कि अपने आप को सजा देना, यानी अपने आप को कष्ट पहुँचाना। तो वो व्यवस्था जो है किस में है, तो यहाँ पे अपने आप को कष्ट देना तो लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश में इसका क्वेश्चन देखना पड़ेगा। या आपको लोकतंत्र में तो अपने आप को यहाँ पे जीवन जीने का अधिकार मिलता है, उत्पीड़क होने का नहीं मिलता है। खुद को आप सजा नहीं दे सकते हैं। जीवन जीने का अधिकार जो है आपको आर्टिकल 21 में है, जीवन जीने का अधिकार है, आप खुद अपना जो है जान नहीं ले सकते हैं। लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। हालांकि ऑप्शन जो है इसका आपको 15 का ए दिया है बीपीएससी आयोग। बाकी अगर दूसरे बुक में तो कहीं नहीं दिया गया है कि ये चीज़ आपको बुक में कहीं नहीं पढ़ने को मिला है। यहाँ पे मौलिक अधिकार में भी ये सब चीज़ नहीं देखने को मिला है। तो यहाँ पे बुक में नहीं मिला है, इसको हम छोड़ देते हैं। हालांकि इसका ऑप्शन जो है ये जो है बीपीएससी माना है। 16 नंबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, राज्यसभा में सीटों का आवंटन हेतु प्रावधान जो है भारत के संविधान में किस अनुसूची में है, तो यहाँ पे चौथी अनुसूची में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। और ये जब 11 का जब एनसीईआरटी पढ़िएगा 105, तो वहाँ पे लिखा है, जैसे देख लीजिए, संविधान की चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है, और यही पूछा है। ये चीज़ें आपको याद रखिएगा। आपको पहली अनुसूची में राज्यों का संघ है, दूसरा में पढ़िएगा तो आपको वेतन भत्ता है, वेतन भत्ता। उसके बाद आपको पढ़िएगा तीसरा में जो है शपथ है। चौथा में आप देख लीजिए आपको राज्यसभा में यहाँ पे सीटों का आरक्षण। उसके बाद आपको चौथा हो गया। पाँचवा में जो है आपको SC ST आपको बारे में है। उसके बाद छठा में जो है जनजाति के बारे में, जनजाति जो क्षेत्र है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा है। सातवां में आपको मालूम होगा समवर्ती सूची जो बांटा गया, शक्तियों का बंटवारा वो हुआ है। आठवां में आपका भाषा है। ये सब चीज़ें आपको याद रखिए, एग्जाम में बहुत पूछता है। अब देखिए आपका 17 नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्वतंत्रता के समय निम्न में से किसने जो है रियासतों को भारत में शामिल हेतु मनाने का कार्य किया था। तो सबको मालूम होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और ये जो पढ़िएगा आपको बुक एनसीईआरटी का, तो वो 2 जगह मिल जाएगा आपको। जब पढ़िएगा 10th क्लास का एनसीईआरटी, तो वहाँ पे जो राजनीतिक पार्टी है, जो राजनीतिक दल का नाम चैप्टर है,
उसमें भी मिल जाएगा, और बाकी जो है 12th क्लास का पढ़िएगा पेज नंबर 17, तो उसमें भी मिल जाएगा। जैसे देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में दिया गया था कि ये आज़ादी के आंदोलन के नेता हैं, कांग्रेस के नेता थे ये, महात्मा गांधी के अनुयायी थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है उप प्रधानमंत्री भी थे और प्रथम गृह मंत्री भी बने थे ये। देशी रियासतों को भारत के संघ में मिलाने का महत्वपूर्ण भूमिका जो है इनके द्वारा निभाया गया था। और वहीं यहाँ पे क्वेश्चन देशी रियासतों को भारत में शामिल हेतु ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके अलावा देखिए ये इनके द्वारा मौलिक अधिकारों की प्रारूप आपको जब पढ़िएगा मौलिक अधिकारों की मांग तो इन्हीं के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए अल्पसंख्यक प्रांतीय संविधान आदि में संबंधित संविधान सभा के महत्वपूर्ण समितियों के ये सदस्य भी रहे थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे अल्पसंख्यक प्रांतीय संविधान आदि संबंधित, तो यहाँ पे अल्पसंख्यक प्रांतीय संविधान से इसी में यानी 6 to 8 में आगे जो है क्वेश्चन देखने को मिला है, तो वो भी आपको वहाँ से इसको बना सकते थे अगर आप पढ़े होंगे वहाँ से। तो पेज यहाँ पे देखिए आपको 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत में रूसी क्रांति को किसको जो है प्रभाव कहा जाता है। तो ये जो है आपको भी क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से पूछा हुआ है, जब पढ़िएगा आपको 10th क्लास का रूसी क्रांति, तो वहाँ पे इसका आंसर मिलेगा। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी ये सभी के सभी यहाँ पे आपको सही था। आगे हम चलेंगे अब 19 नंबर। 19 नंबर जो है यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में वाक्यांश जो है यानी राज्यों का जो संघ है निम्न में से किसे स्पष्ट करता है। तो ये राज्यों का जो संघ है जब पढ़िएगा आपको आर्टिकल 1 यानी आपको राज्यों का संघ, तो उसमें ये बोला गया है कि आपको जो राज्यों का संघ है भारत में संघात्मक शासन है वो कनाडा से लिया गया है, तो यानी आपको कनाडा नमूने की जो है यूनियन से वरीयता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए भी सही है। उसके अलावा इसमें बोला गया है कि भारत के जो भी राज्यों का संघ है भारत जो राज्यों का संघ है, लेकिन इसमें जो भी राज्य है वह कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकता है, वो अधिकार नहीं मिला है, यानी कोई भी घटक जो है इकाई संघ से विच्छेदन करने की क्षमता नहीं रखता है। तो ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका डी ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया था 11th का जब एनसीईआरटी पढ़िएगा 157 पेज, तो यहाँ पे देख लीजिए अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत जो है भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ है, और यहाँ पे जो संघ का इंग्लिश लिया गया है वो आपको यूनियन लिया गया है, फेडरेशन नहीं लिया गया है। तो ये भी आपको पॉइंट एग्जाम में पूछता है कि इंडिया के बारे में पूछता है कि आपको ये यूनियन है या फेडरेशन है, तो आपको यूनियन शब्द यहाँ पे इस्तेमाल करना है संघ के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देख लिए होंगे डी हो जाएगा इसका, और साथ में राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है, यानी यहाँ पे दो इसमें है, एक का एक और दो का दो, एक का एक है ये और एक का दो है, दो अनुच्छेद दिया गया है इसका। तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मिसाल के तौर पर क्या आप इस बात से वाकिफ़ है कि भारत के संविधान में के अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। हालांकि हिंदी भाषा में दोनों का अर्थ जो है एक ही होता है, संघ होता है, लेकिन इंग्लिश में जो है यूज किया गया यूनियन किया गया, फेडरेशन को नहीं किया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। अब देखेंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। 20 और यहाँ पे अगर हम बात करें 20 नंबर क्वेश्चन जो है निम्न में से 1928 में मोतीलाल नेहरू और तथा अन्य के द्वारा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान के कौन सी विशेषता थी। यानी 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू और 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो कराची में अधिवेशन हुआ था, तो उसमें जो संविधान की मांग आपको होने वाली थी, तो उसके संविधान की विशेषता क्या क्या यहाँ पे रखी गई थी उसके बारे में पूछा है। तो ये जो है तीनों हो जाएगा, अल्पसंख्यक का अधिकारों संरक्षण, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और सार्वभौम अधिकार। और ये आपको हूबहू तीनों लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, जब 9th क्लास का पढ़िएगा पेज नंबर 126। तो यहाँ पे आप देखिए हूबहू यही आपका लाइन उठा कर रख दिया है। जैसे देखिए 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा। 1931 के कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव यह रूपरेखा की गई थी, और जो है आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा उस पर जो है यहाँ पे दस्तावेज तैयार किया गया था, और उसी में जो लिखा गया था देखिए जैसे इन दोनों दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान का सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यहाँ पे दिया हुआ था ऑप्शन में, ये आपका पहला ऑप्शन मान लीजिए। दूसरा है स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, ये दूसरा ऑप्शन, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का रक्षा की बात की गई थी, यानी ये तीनों किया गया था, और तीनों ही आपको ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया, इसे आप पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और सार्वभौम वयस्क मताधिकार तीनों दिया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ये आपका हूबहू एक ही जगह लाइन दिया, जैसे देखिए 9th का एनसीईआरटी में दिया गया है। अब देखिए 21 नंबर। 21 नंबर यहाँ पे कि निम्न में से भारत में लोकतंत्र की मुख्य चुनौती क्या है। तो आपका एक चैप्टर ही है लोकतंत्र का चुनौती, जब पढ़िएगा आपको यहाँ पे
नाइन्थ टेंथ में पढ़ना है चुनौती के बारे में, लोकतंत्र का चुनौती। तो यहाँ पे लोकतंत्र का चुनौती क्या है, अब यहाँ पे सोचिए कि यहाँ एक जगह ये सब दे दे तो नहीं दे, जब पूरा चैप्टर पढ़िएगा आपको नाइन्थ में भी टेंथ में भी, तब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लोकतंत्र में चुनौती क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। पहला है इसमें कि है देश में लोगों की सहभागिता एवं नियंत्रण में जो है सहायक से स्थानों को सशक्त करना, तो ये बिल्कुल है। यहाँ पे देखिएगा जो भी चुनाव होता है लोकतंत्र में, तो यहाँ पे लोगों में सहभागिता नहीं होता है। देखिएगा अलग अलग लोग अलग अलग मुद्दे या सामाजिक, बहुत सारा सामाजिक विभाजन की राजनीति होता है, तो उसको लेकर एक चुनौती है लोकतंत्र को, कोशिश है कि ये दोनों को एक साथ कर दिया जाए, तो ये आपका चुनौती है। 2 नंबर है कि राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं एवं अल्पसंख्यक का उचित समावेश सुनिश्चित करना, तो ये बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं जैसे पुराने समय में तो महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार ही नहीं था, बहुत पहले से आपको ये चीज़ अभी हाल में दिया गया है। जैसे भारत में बाद में बहुत शुरू हुआ, 2015 में देखिए सऊदी अरब में शुरू हुआ है, तो यहाँ पे भारत में भी बहुत लेट से मिला। तो जैसे देखिएगा अभी भी चुनाव होता है लोकतंत्र में, तो यहाँ पे देखिएगा ज़्यादा जेंट्स ही वोट देने जाता है, लेडीज़ लोग नहीं जाते है। तो यहाँ पे उसको भी जो है, ये भी लोकतंत्र में चुनौती है कि सभी को शामिल किया जाए। तो ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया। उसके अलावा स्थानीय शासकों के लिए अधिक शक्ति सुनिश्चित करना, तो ये भी है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ जो है आपको लोकतंत्र का चुनौती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ये यहाँ पे दिया गया है 10th क्लास का, जब एनसीईआरटी पढ़िएगा पेज नंबर 102, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब लोकतंत्र की चुनौती है। देखिए लोकतंत्र व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती, ये सब जो पढ़िएगा आपको, ये सब चीज़ बहुत सारा पढ़ने में मिलेगा। ऐसे देख सकते हैं सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं को लागू करना शामिल है, स्थानीय सरकारों को अधिक अधिक संपन्न बनाना, उसके बाद देखिए महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों को उचित भागीदारी सुनिश्चित करना आदि जो है ऐसी चुनौतियां हैं। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग में दिया गया है, अलग अलग चैप्टर में। तो 10th क्लास का ये चैप्टर है। जैसे यहाँ पे महिलाओं के बारे में आप यहाँ पे देखें ऑप्शन में दिया गया था, ये महिला और अल्पसंख्यक के बारे में और देश के लोगों को सहभागिता के बारे में भी लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका डी हो जाएगा आंसर 21 का, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अब चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर है कि धन विधेयक जो है राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आपको ये एनसीईआरटी से ही सवाल दिया था। जब 11th का एनसीईआरटी पढ़िएगा पेज नंबर 114, तो वहाँ पे 109 अनुच्छेद में दिया गया है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया एक धन विधेयक जो है राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। एक जो 110 है वो जो है धन विधेयक को परिभाषित करता है, और क्योंकि आपको मालूम होगा जो धन विधेयक है वो आपको लोकसभा में पारित होता है, लोकसभा का अध्यक्ष ही तय करता है कि कौन धन विधेयक है कौन नहीं है। और यहाँ पे धन विधेयक के मामले में जो है राज्यसभा को बस यही अधिकार है कि यह आपको कम ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक रखकर इस पर विचार विमर्श कर सकता है, और लोकसभा को यह कर सकता है कि हाँ इसमें क्या आपको मतलब चेंज करना है, बाकी चेंज करना है और ना करना जो है बस सुझाव दे सकता है लोकसभा को कि हाँ आपको इसमें क्या सुझाव दे सकता है, बाकी मानना या ना मानना लोकसभा के ऊपर है। बस ये अधिकार है कि 14 दिन तक रख सकता है, और इसे अगर ज़्यादा रख लिया तो खुद उसको पारित माना जाता है धन विधेयक को। ये सब चीज़ जो आपके बुक 11th का जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहाँ पे दिया गया, और यहाँ पे भी देख भी सकते हैं कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन वह धन विधेयक को अस्वीकार जो है नहीं कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक रखकर उस पर निर्णय ले सकती है। निर्णय मानने या ना मानने का अधिकार जो है लोकसभा के ऊपर है। तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी से ही पूछा था। उसके बाद देखिए ऊपर शायद एक सवाल छूट गया, एक लोकसभा के कोरम के बारे में छूट गया है। तो लोकसभा का जो कोरम होता है वो आपको टोटल सीट का, जैसे मान लीजिए लोकसभा का जो है कितना है, तो लोकसभा का जितना सीट है जैसे 550 सीट है तो इसका 1/10 यानी 55, तो ये आपका होता है कोरम, जो आपको एग्जाम में पूछा था, लेकिन ये बुक में नहीं दिया है। बुक में केवल कोरम का चर्चा है, लेकिन यहाँ पे कितना होता है 1/10 होता है वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिया था। ऊपर ये क्वेश्चन निकल गया, यहाँ पे नहीं देखे, लेकिन उसको आप बना लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर वहाँ पे पता नहीं है, लेकिन 1/10 वहाँ पे दिया था। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर यहाँ पे देखिए निम्न में से किस काल के अंतर्गत जो है मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जो है नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना वृद्धि हुई थी। तो ये भी जो आपका क्वेश्चन है ये आपको ब्रिटिश शासन के दौरान, ये आप पढ़िएगा जब आप हिस्ट्री, तो यही वो क्वेश्चन पूछा है, हिस्ट्री से ही पूछा है। तो ये हिस्ट्री से पूछा है, जब हम लोग हिस्ट्री का देखेंगे तो वहाँ पे इसको मिलेगा तो वहाँ पे बता देंगे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर दिया है आपको बीपीएससी 19वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल में दिया है,
यानी आपको ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे द्वितीय अर्धकाल दिया है, 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल के दौरान दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका बी हो जाएगा। तो 24 का बी हो गया। 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही है। यानी समानता का एक समानता राजनीतिक पढ़ना है, चैप्टर है आपको 11th में समानता, उसके बारे में पढ़ना है। तो समानता के अधिकार के बारे में कौन सही है, यहाँ पे ये देखना है। यहाँ पे देखिए पहला है कि यह जो है अधिकार अवैधता को शाश्वत करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे ये भी आपका सही है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें, यह अधिकार जो है नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है, तो ये आपको करता है, तो ये आपका गलत होगा। उसके बाद है कि ये जो समानता है कि समान को समान जाना चाहिए, समान माना जाना चाहिए, तो ये आपका सही है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। जब पढ़िएगा पूरा समानता का चैप्टर तो वहाँ पे ये सब चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन पूरा आपको 10-15 पेज पढ़ना पड़ेगा, तब ये समझ में आ जाएगा, और वहाँ पे ये चीज़ ढूंढना मुश्किल है। तो हालांकि ये चैप्टर है समानता, आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे जाकर। अब देखिए जो है 26 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 26 नंबर है आपको 6 to 8 इसमें थियरी 3 में पूछा था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपको यह पूछा था टीआरई 2 में। यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, उसमें अब की बार जो पूछा है समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में जो है निम्न में से किस वर्ष आया था, तो 1976 में आया था। और ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा था जो है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का क्या प्रदान करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समान सभी लिंगों को जो है समान वेतन जो है प्रोवाइड करता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, और यहाँ पर भी बी हो जाएगा। बस यहाँ पे कब आया था पूछ लिया था, तो 1976। अगर पहले भी आप कहीं पढ़े होंगे प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे अगर नहीं भी मालूम होता तो यहाँ से खुद इसी में छुपा था कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में आया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है। अब देखिए 27 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से ब्रिटिश भारत में वन उन्मूलन का प्रमुख कारण क्या था। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन जो है आपको हिस्ट्री से बता चुके हैं अब तक। ये भी हिस्ट्री का जब पढ़िएगा आपको ब्रिटिश भारत वाला, आपको कौन सा भारत एक जो है चैप्टर है 10th क्लास में, कि उसमें भारत के ब्रिटिश काल में जो है भारत में कैसा कैसा नियम था, तो उसमें ये चैप्टर में जब पढ़िएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो है ऑप्शन जो है आपसे यहाँ पे डी है, यानी वो सभी सही है। यानी शाही जल सेना हेतु इमारती लकड़ी का जरूरत पड़ा, तब यहाँ पे वन का कटाई हुआ था। उसके बाद जब रेल मार्ग बिछाया जा रहा था तो उस समय भी वन में रेल का कटाई हो रहा था। वो उसके बाद देखिए उन्नति के चिन्ह के रूप में जुताई के लिए जब भूमि तैयार करना था तो उसमें पेड़ काटा गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी सभी सही हो जाएगा। अब हम आगे चलेंगे 28 नंबर। 28 नंबर देखिए निम्नलिखित में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मामले में कौन सा बात यहाँ पे सही है, उसको यहाँ पे देखना था। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये भी आपको जो है मिल जाएगा जब यहाँ पे पढ़िएगा, जो है आपको 11th का एनसीईआरटी, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको दिया गया है। न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है आपको, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तो वहाँ पे ये सब चीज़ पढ़ना है। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि ये न्यायालय जो है किसी भी विधायन या कार्यपालिका के कार्य को संवैधानिक वैधता का निधान करता है, तो ये बिल्कुल करता है। या और ये चीज़ जो है, यही चीज़ है आपको 137 जो है न्यायिक पुनर्विलोकन यही कहता है कि जो न्यायालय है कोई भी आपको फैसला सुना चुका है, तो अगर वह चाहे कि हाँ उसे लागू कर सकता है, यानी उसको वैधता निधान कर सकता है, या उसको आपको अवैध भी घोषित कर सकता है। तो ये आपको 137 अनुच्छेद यही कहता है। उसके बाद बी नंबर है कि इन न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति है, तो बिल्कुल ये प्राप्त है। इसको आगे हम बताएंगे आपको ये कहाँ पे दिया गया है। सी नंबर है कि उनके न्यायाधीशों को केवल संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है हटाया जाता है, तो बिल्कुल सही है, 2/3 बहुमत से हटाया था। तो ये तीनों आपका सही है। यहाँ पे याद रखिए जो न्यायाधीश की नियुक्ति जो होता है वो करता है कार्यपालिका, जैसे देखिएगा राष्ट्रपति करेगा आपको सलाह से, अन्य न्यायाधीशों की सलाह से, लेकिन जो है इसको हटाता कौन है, तो आपको जो है याद रखिएगा इसको जो हटाने का काम होता है वह संसद के 2/3 बहुमत से, यानी आपको विधायिका हटाता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकता है कि यहाँ पे जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश लोग होते हैं उनको नियुक्ति करता है कार्यपालिका, लेकिन जब हटाता है तो विधायिका हटाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो है लिखा हुआ है जो आपको बताए हैं, जो देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के द्वारा ऐसे किसी भी कानून का परीक्षण कर सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, संविधान में शक्ति विभाजन योजना के प्रतिकूल हो। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है राज्यों के विधायिका के द्वारा कानून पर लागू भी कर सकता है, तो ये आपको ऑप्शन में दिया था। उसके अलावा देखिए आपको एक एग्जाम्पल देकर यहाँ पे बताया था कि संविधान जो है
न्यायपालिका जो है यहाँ पे संविधान की व्याख्या करने की शक्ति सर्वोत्तम है। और ये चीज़ आपको 1973 के जो केशवानंद भारती जो है आपका ये जब आया था तो उसमें यह व्याख्या किया था, तो यहाँ पे उसका उदाहरण जो है यहाँ पे दिया है। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे देखिए कि हटाने की बात हुई थी आपको न्यायपालिका को, तो 2/3 बहुमत से जो है हटाया जाता है, तो ये भी आपको पॉइंट जो है ऑप्शन में दिया था। तो ये तीनों मिल गया। जब पढ़िएगा न्यायपालिका चैप्टर 11 का एनसीईआरटी पेज नंबर 133, 134, 142, तो ये सब चीज़ जो है वहाँ पे दिया गया है। अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो है क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार जो है ऐसा क्वेश्चन जो है टीआरई 3 में 3-4 पूछा हुआ है। निम्न में से भारत में जो है मंडल आयोग के गठन के समय उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे पहले मंडल आयोग जो आया था वो आपको इसका जो गठन हुआ था वह हुआ था 1979 में। उसके अलावा यहाँ पे याद रखिएगा ये जो रिपोर्ट दिया था वो जो रिपोर्ट दिया था 1980 में दिया था, और उसके बाद यह लागू कब हुआ था? ये आपको हुआ था 1990 में। और यहाँ पे मंडल आयोग से अब तक जो देखा जाए टीआरई 3 से मतलब टीआरई 1 to 3 में तो लगभग इसे 5 से 6 सवाल जो है अब तक पूछ चुका है, इससे ज़्यादा भी पूछा हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार पूछा है कि मंडल आयोग गठन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो गठन की बात हो रहा है 1979 में, तो उस समय आपको कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मोरारजी देसाई के बारे में लिखा हुआ था कि 1970 से लेकर 1979 तक जो है गैर कांग्रेसी दल की तरफ से प्रधानमंत्री ये बने थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1979 इसी के बीच में आता है। तो ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जो है पूछ चुका हुआ है। अब पूछ ले यहाँ पे कि यहाँ पे जो गठन हुआ था और ये लागू हुआ था 1990 में, तो उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको बीपी सिंह थे। तो मान लीजिए अगर एग्जाम बाद में पूछे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। और ये चीज़ जो है आपको इस देखिए 10th का एनसीईआरटी पेज नंबर 63 पढ़िएगा तो वहाँ पे है, और 12th का जब एनसीईआरटी पढ़िएगा पूरा मंडल आयोग के बारे में डिटेल से दिया गया है 182, 119 और 173 पेज में। यहाँ पे देख सकते हैं मंडल आयोग के बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है कि मंडल आयोग, जैसे आप देख सकते हैं ये सब चीज़ जो आप बुक में दिया गया है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे देखिए बीपी मंडल जो है इन्हीं के द्वारा लाया गया था, और बिहार के ये सांसद चुने गए थे। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का मतलब ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है। पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग था वो आपको काका कालेलकर के द्वारा लाया गया था। तो ये भी चीज़ आपको याद रख सकते हैं। ये आपको प्रथम जो है पिछड़ा वर्ग आयोग था। तो इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे चीज़ दिया गया था, और इसी के द्वारा जो है 27% आरक्षण जो है आपको मिलता है ओबीसी को। तो वो भी आपको इसमें याद रख सकते हैं। और आगे इसका जो है यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। इसमें ये जो आपका जो लागू हुआ था आपको बताए थे 1990 में, तो उस समय जो है आपको देख सकते हैं उस समय जो 1990 में चुनाव हुआ था फिर, तो वहाँ पे राष्ट्रीय मोर्चा जनता दल के जो है सरकार बनी थी, और इसी के जो है प्रधानमंत्री बने थे, प्राइम मिनिस्टर वो कौन बने थे? तो बीपी सिंह बने थे, और इन्हीं के समय में लागू हुआ था। ये चीज़ आपके बुक में दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पे जान गए। अब देखिए 30 नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी विशेषता है? जो पढ़िएगा धर्मनिरपेक्ष चैप्टर 1 दिया गया है, 8 और 9th में भी है और साथ में 11th में भी है। तो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति के बारे में पढ़ना था। तो धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो पहला इसमें दिया गया है कि यह प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। प्रगतिशील मतलब होता है कि आपको जो भी आपको धर्मनिरपेक्ष पहले होता क्या है? धर्मनिरपेक्ष होता है कि राज जो है आपको जो भी आपका धर्म है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। जो भी व्यक्ति है वो अपना धर्म मान सकता है, चाहे वो अपना प्रचार कर सकता है, उसको विकसित कर सकता है, उसको प्रगतिशील कर सकता है। और यही चीज़ जो है जब पढ़िएगा आर्टिकल 26 तो उसमें में जो लिखा गया है कि यहाँ पे जो भी मतलब भारत के लोग हैं वो अपने जो भी धर्म है उसका तो उसको प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको विकसित कर सकता है। ये चीज़ 26 में दिया गया है। बी नंबर है कि यह जो है गत्यात्मक जो है धर्मनिरपेक्षता है, तो गत्यात्मक भी है। गत्यात्मक मतलब होता है जो है परिवर्तनशील, यानी कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई चाहता है कि हम अपना धर्म परिवर्तन कर ले तो वह कर सकता है, यानी ये जो गत्यात्मक है यानी ये परिवर्तनशील है। और ये चीज़ जो है आपको आर्टिकल 25 में जो है आपको दिया गया है, यानी कोई भी राज्य जो है अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। तो ये सब दिया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो गया। उसके बाद देखिए 31 नंबर जो है यहाँ पे फिर कथन वाला आ गया। तो कथन वाला एनसीईआरटी में एक भी सवाल जो है नहीं मिला है हमको। निम्न में से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक
का एक भाग होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो है सीले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 32 नंबर जो है क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी से पूछा था कि निम्न में से जनवरी 2019 तक जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो एसी के लिए जो है आपको 84 और एसटी के लिए जो है 47 सीटें आरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। और ये 2019 तक जो है यहाँ पे प्रावधान है। और यहाँ पे जब 9th क्लास का एनसीईआरटी पढ़िएगा पेज नंबर 42, तो उसमें लिखा गया है कि लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है 2019 की स्थिति तक, यानी 26 जनवरी तक। ये आपको याद रखिएगा। सेम टू सेम देखिए आपको यहाँ से पूछ लिया है ये 9th क्लास से। अब देखिए 33 नंबर जो है फिर आपका पूछ लिया है आपको संविधान के समिति से। भारत के संविधान निर्मात्री सभा की सलाहकार समिति निम्न में से किन कार्यों के लिए स्थापित किया गया था। यानी सलाहकार समिति जो बना था तो किस कार्यों के लिए बना था, भाषाई मामलों के लिए, मूल मामलों के लिए या प्रक्रियात्मक मामलों के लिए। तो यहाँ पे जो भाषाई मामला है इसके लिए जो है कोई भी समिति नहीं बना था। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पे आपको हट जाएगा। बाकी जो देखिए मूल मामला के लिए तो आपको मालूम होगा, मौलिक मामलों के लिए जो है आपको समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे उसको हम भी देखेंगे। बाकी जो है प्रक्रियात्मक मामलों के लिए भी जो है आपको बना था, जिसे देख सकते हैं कौन कौन सा समिति यहाँ पे बना था। देखिए आपको संघ शक्ति जो है आपको जवाहरलाल नेहरू संघीय वाला हो गया। फिर प्रांतीय समिति आप देखें ऊपर पूछा था वल्लभ भाई पटेल के बारे में, प्रारूप समिति अम्बेडकर के सामने, ये सभी के सभी सवाल आपको एग्जाम में पूछ चुका हुआ है। अब देखिए इसमें जो था सलाहकार समिति, देखिए यहाँ पे दिया गया मूल अधिकार के लिए यानी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए समिति बना था। तो ये आपके ऑप्शन में था। उसके अलावा जो है एक प्रक्रियात्मक बोला था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रक्रियात्मक, जैसे यहाँ पे देखिए प्रक्रिया चयन समिति में राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। तो यही दोनों आपके ऑप्शन में दिया था। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। जैसे देखिए मूल मामलों के लिए और प्रक्रियात्मक मामलों के लिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ये आपको ए नहीं होगा। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पे इसको देख लिए। अब देखिए 34 नंबर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि भारत में संविधान निर्मात्री सभा के लिए निर्वाचन हुए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मतलब केवल 6 to 8 में जो है संविधान निर्मात्री सभा से 4 क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं और सभी के सभी एक ही सीट में पूछा है। तो यहाँ पे निर्वाचन कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में हुआ था। और ये आपको क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही पूछा था जब आप पढ़िएगा। जैसे यहाँ पे देख लिए 9th क्लास का जब एनसीईआरटी पढ़िएगा पेज नंबर 126, तो भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में जो है चुनाव हुआ था। और उसके बाद उसके पहला बैठक जो है 9 दिसंबर को, दूसरा 11 दिसंबर को, और तीसरा जो है उसके बाद जो 2 दिन बाद 13 दिसंबर को जो है उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। अब देखिए यहाँ पे जो है 35 नंबर है कि निम्न में से भारत में लोकतंत्र की सफलता है तो कौन सा प्रमुख कारक है जिससे जो है लोकतंत्र को सफलता मिला है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन का सशक्तिकरण। तो यहाँ पे लोकतंत्र में ही देखिए क्या होता है, लोकतंत्र में जनता जो है सीधे प्रत्यक्ष रूप से लोगों को चुनता है, तो उसके जो मौका मिला है वो स्थानीय स्वशासन के तहत मिला है, पंचायती राज व्यवस्था। इसके तहत आपको बड़े लेवल से लेकर छोटे लेवल तक जो है आपको इसमें हिस्सा लेते हैं लोग। तो ये भी आपका सही है, लोकतंत्र की सफलता है ये। उसके बाद देखिए बी नंबर है कि संविधान द्वारा प्रदत्त स्तर और अवसर की समानता। बिल्कुल आपको लोकतंत्र में अवसर की समानता जैसे देखते हैं कि लोक नियोजन में आपको पढ़ते हैं अनुच्छेद 16, जिसमें जो है आपको सभी को सरकारी नौकरियों में जो है आरक्षण मिलता है, तो वो हो गया। लिखित संविधान तथा देश के सभी नागरिकों को हेतु नागरिकता स्वतंत्रता है, बिल्कुल सही है, ये आपको ऑप्शन नंबर तीनों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब देखिए आगे जो है 36 नंबर, 36 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार सब शिफ्ट में पूछता है। 36 नंबर है कि भारत के राजनीतिक दलों की सूची जो है यहाँ पे मिलान करना है, राजनीतिक दल का सूची जो है कब इसका स्थापना हुआ था। तो पहला जो है इसमें ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, तो इसका स्थापना था 1998 में, तो यहाँ इसको 4 से मिला दीजिए। उसके बाद देखिए बीजेपी का स्थापना हुआ था 1980 में, और ये क्वेश्चन जो है टीआरई 1 में पूछा है। उसके अलावा आपको यहाँ पे आगे अगर हम बात करें, ये जो है मार्क्सवादी का यानी सीपीआईएम का, तो इसका स्थापना हुआ था 1964 में। और बाकी बजाता है आपका 101 कौन हो, तो बहुजन समाज पार्टी 1984 में। तो ऐसे आपको मिलाइएगा, बाकी जो है आपको सबको दिया गया, जैसे देख सकते हैं बीजेपी का स्थापना जो है 1980 में। इससे पहले भी जो है आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा गठन किया गया था 1991 में, लेकिन फिर से भाजपा के रूप में इसको पुनर्जीवित किया गया था 1980 में। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछ चुका हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आगे यही आपका है सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी 1964 में हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1964 वाला है। उसके बाद यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी जो है
1984 में गठन हुआ था, तो ये भी आपके ऑप्शन में था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जब जाइएगा यहाँ पे, तो इसका जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा ये चीज़। अब आगे चलेंगे हम लोग। अब 37 नंबर देखिए, फिर आपको कथन वाला आ गया जो आपके बुक में नहीं मिला है। निम्न में से किसने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र चेतन और उपचेतन की एक एकता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉकिंग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। अब देखिए 38 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में निम्न में से किस नेता के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। तो यहाँ पे न्याय जो युद्ध है वो आपको देवी दल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। और ये 9th क्लास का जब एनसीईआरटी पढ़िएगा पेज नंबर 34, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है मिल जाएगा, बता देते हैं अभी आपको। और 39 नंबर जो क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय वाला, ये जो है आपको देखिए किस क्रांति से, यानी फ्रांस की क्रांति जो है आपको पढ़ना है किसमें, तो आपको 10th क्लास के एनसीईआरटी में वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है। हिस्ट्री से फिर आ गया क्वेश्चन, हिस्ट्री से आपको 4-5 क्वेश्चन आपको मिल गया। तो राजा राम मोहन राय निम्न में से किस क्रांति की विरासतों से मुख्यतः प्रभावित है और उन्होंने राष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु कार्य करना प्रारंभ किया था। तो फ्रांसीसी क्रांति से जो है संबंधित है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और ये क्वेश्चन हिस्ट्री में मिलेगा आपको। अब यहाँ पे जो न्याय जो युद्ध था आपको देवीलाल के बारे में, चलिए हम इसको यहाँ पे जान लेते हैं। ये पूरा हूबहू आपको एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया है 9th क्लास के एनसीईआरटी से। जैसे देखिए ये जो आपके देवीलाल थे, हरियाणा में चुनाव होने वाला था, तो ये अपने गाड़ी से गुजर रहे थे गांव होते हुए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था कि देखिए ये आने वाले थे, तो बहुत सारा यहाँ पे भीड़ हो गया था। भरोसा दिलाए थे कि लोगों को कि हाँ नेताजी यहाँ पे आने वाले हैं। जब भी कोई गाड़ियाँ पास में गुजरती थी तो लोग अपने नेता को देखने के लिए उम्मीद में खड़े हो जाते थे कि हमारे नेता आ गए हैं। और यह जो नेता थे देवीलाल थे, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख थे। तो यहाँ पे पूछ भी सकता है कि संघर्ष समिति के यह प्रमुख थे जो गुरुवार के उस रात जो है करनाल में भाषण देने वाले थे। और ये 76 वर्ष के थे और इनको फुर्सत नहीं मिल रहा था कि हाँ जल्दी यहाँ पे आए और यहाँ पे लोगों को भाषण दे। और यहाँ पे आने वाले थे 8 बजे, लेकिन आइए 11 मतलब आए तो 11 बजे तक ये भाषण इनका चलता रहा था। ये सब चीज़ जो है यहाँ पे इनके बारे में दिया गया था। तो ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछ लिया है एनसीईआरटी से ही। और हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में एक जो है एक पेपर निकला था, तो उसी में ये खबर छपा था, तो उसी से ये क्वेश्चन पूछ लिया है। और ये जो है राज्य में 1982 में जो है कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी, जब विपक्ष में एक नेता जो है चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, न्याय युद्ध आंदोलन जो है, तो देवीलाल इसका आंसर हो जाएगा। और बाद में ये आपको चुनाव भी लड़ते, आपको कहाँ से, तो हरियाणा से, और वहाँ पर ये मुख्यमंत्री बने थे। तो ये आपको जो है एनसीईआरटी में सवाल मिलेगा। अब देखिए 40 नंबर है कि भारत के संविधान निर्मात्री सभा, देखिए फिर आ गया संविधान सभा। और ये आपका ये 5वां क्वेश्चन है केवल संविधान निर्मात्री सभा से, केवल एक शिफ्ट में। तो संविधान निर्मात्री सभा निम्न में से मुख्यतः किन मामलों पर जो है समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद करता है। तो यहाँ पे देखिए जो है सामुदायिक मामलों पर, मौलिक मामलों पर, या आपको प्रक्रियात्मक मामलों पर। तो यहाँ पे बता ही दिए थे कि मौलिक मामलों पर और आपके प्रक्रियात्मक मामलों पर, दो ही आपको बता ही दिए थे ऊपर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो है रिपीट भी हुआ है बहुत सारा, आपको देख चुके हो। जैसे रिपीट वाला क्वेश्चन आपको हम एक बार और बता दे रहे हैं। जैसे देखिए भारत सरकार के किस पहचान मापदंड के लिए, देखिए काका कालेलकर जो है यही आपका पहला जो है एनसीबीसी आयोग था, पहला ऑप्शन बी। 119 नंबर है मंडल आयोग, ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद देखिए 30 नंबर ये भी रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट हुआ है।